प्यारे भारतवासियों और नेपाली, हमारे सारे नेपाली जन, सबको मेरा नमस्ते। ये जो सीमा विवाद का विषय जो चल रहा है भारत और नेपाल के बॉर्डर के बीच में, वो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विषय में जो भी विवाद है, अभी उसके बारे में सबको पता है। अभी न्यूज़ मीडिया ने सब तरफ से इसके बारे में इतना जानकारी, इतना ज़्यादा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ चुका है, कोई नई बात नहीं है। ये 2-3 हफ्ते से ये विवाद चल रहा है और फिर इसमें बहुत तरह के नज़ारे और बहुत तरह के दृष्टिकोण और बहुत सारे लोगों ने अपना प्रतिक्रिया दे चुके हैं। मैं कोई पहली नहीं, और मैं अभी इन सभी बातों को आधार में मानकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया नेपाल का संबंध जो है बहुत ही गहरा है, बहुत ही घनिष्ठ है, और इसे जैसे कि हम लोग कहते हैं रोटी बेटी का संबंध। एक दूसरे के बिना इनका गुजारा नहीं होता। एक किस्म से जैसे कि भारत के लोगों को नेपाल के बगैर गुजारा नहीं होता, खासकर बॉर्डर के करीब जो हमारा ओपन बॉर्डर है दक्षिण की तरफ पूरा, और फिर 3 तरफ से भारत के साथ वो बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, नेपाल का सीमा और भारत का सीमा, 3 तरफ से सारा ओपन बॉर्डर खुला हुआ है। और इसमें दोनों तरफ की जनता को अच्छा बुरा जो भी हो, प्रत्यक्ष प्रभाव उसमें पड़ सकता है। विवाद करने से आगे ये सोचना चाहिए कि दोनों देशों का जो आपसी संबंध है उसको खराब न करके, कम से कम उसको एक हाई लेवल डेलीगेशन को एक बैठ करके इसको सुलझाने में, इसको आपसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जो भी होगा ट्रीटी का विषय और ट्रीटी के बारे में, बॉर्डर के जो सीमा के बारे में है, जैसे कि इसको सबसे पहले हम याद करते हैं सुगौली संधि जो कि 1950 में हुआ था। ये सुगौली संधि का ट्रीटी ब्रिटिश इंडिया के अंग्रेज तब शासक थे इंडिया के, और हमारे नेपाल के महाराज जिनको हमारे राणा शासन बोलते हैं, वहाँ पे राणा लोग शासन कर रहे थे। नेपाल के राजा लोगों को बंदी बनाकर कैद में रखकर नेपाल को शासन कर रहे थे ये लोग। तो नेपाल के शासक और ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश शासक के बीच में जो एक कोऑर्डिनेटर का भूमिका कर रहे थे, वो हमारे फैमिली से बिलोंग करते थे। वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनका नाम चंद्रशेखर उपाध्याय था। उन्होंने इस संधि में नेपाल की तरफ से भूमिका निर्वाह किया था। इस संधि में जो भी इलाका, जो भी, जैसे कि नेपाल को दबाव में रहकर ये संधि किया गया इंडिया की तरफ से, क्योंकि नेपाल कुछ लड़ाइयाँ हार चुका था और संधि किए बगैर उनको थोड़ा सा मुश्किल वक्त था वहाँ पे। तो दोनों देश के बीच ये शांति समझौता का जो संधि हुआ, सुगौली संधि, जिसको हम अभी मेन जो हाईलाइट मानकर चल रहे हैं, उसके बाद में इस विषय पे कोई भी मुख्य संधि नहीं हुआ जो निर्धारण करे कि जैसे ग्रेटर नेपाल का जो भी एरिया था वो सुगौली संधि में भारत के पास चला गया, और बाकी जो भी एरिया रहा नेपाल का भूभाग वो नेपाल के मैप में दिखाया गया। नहीं तो पहले वो ग्रेटर नेपाल का जो एरिया था, बहुत सारा अभी जो भारत में है, दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ, तीनों तरफ के एरियाज भारत ने अपने में ले लिया। तो जब ये सब संधि हुआ, मिलजुल कर हुआ, उसके बाद में नेपाल को इस विषय को लेकर के जब ब्रिटिश ने इंडिया छोड़ा, उस टाइम में भारत के साथ बैठकर ये वार्ता करना चाहिए था कि अब हमारे ये जो बॉर्डर्स हैं और इनके जो डिस्प्यूट हैं, हमारे नक्शे में तो दिखते हैं, हमारे ही इलाके में हैं, लेकिन वो इंडिया ने फिर अपना जैसा करके जो भी वो कुछ विवाद जैसा, इन सब बातों को मिलाने के लिए भी कोई भी राजनीतिक पहल नहीं हुआ। हमारे राजनीतिज्ञ ज़्यादातर अपने पावर सेंटर्ड और पावर वेस्टेड इंटरेस्ट में ही रह गए। उनको अपना सत्ता
सत्ता को बचाने के लिए वो बस उसी में लगे रहे और फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जितने भी लीडरशिप आए उनको अपना ही पावर का ध्यान रहा, बाकी सब कुछ जैसे बैक बर्नर में वो विषय उठाया ही नहीं गया। तो फिर इंडिया से बात ही नहीं हुआ हाई लेवल का। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, बॉर्डर का ट्रीटीज़ है, कोई भी लीगल भूपरिवेष्टित देश होने के नाते इंडिया का हक बनता है नेपाल को बिना रोक टोक समंदर से एक्सेस दे, क्योंकि चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है और वो सारा ज़मीन इंडिया का है। तो इंटरनेशनल रूल क्या कहता है कि ऐसे देशों को एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि इनको कोई रास्ता रोक नहीं सकता, इनके बॉर्डर्स क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें एंटी ह्यूमैनिटेरियन उस देश को जिंदा रहने में वहाँ के लोगों को असुविधा होने से जान माल का बहुत ही बड़ा इस बात को नजरअंदाज करके बस एक पॉलिटिकल अपना शासन बनाए, पुस्ता दर पुस्ता चलते आए। नेपाल में बहुदल आ गया, बहुदल आने के बाद ये जो मुद्दा था ये वैसे के वैसे रह गया। किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी ने बात नहीं उठाई, किसी ने इंडिया से बात नहीं किया। अब इंडिया और नेपाल दोनों पड़ोसी एक दूसरे के लिए लाइक मुश्किल है दोनों का गुजारा। नेपाल को जैसे कहें बहुत ही बड़ी पैमाने पे इंडिया पे डिपेंड करता है। नेपाल का जैसे कि रोज़मर्रा ही इंडिया के इंपोर्ट और इंडिया के जो भी सर्विसेज हैं, जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही डिपेंड हो चुका है नेपाल। नेपाल का इकॉनमी, नेपाल का प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो। वो भी जब से नेपाल में ये बहुदल आया, जिसको कहते हैं मोनार्की, जब इनको हटाया गया और जब बहुदल आया तो फिर इसके ऊपर फोकस नहीं दिया गया कि नेपाल को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। नेपाल का अपना रोज़मर्रा का जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ना, उनको नेपाल सरकार ने प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्ट्रियां खोलने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रोज़गारी का अवसर प्रदान करने के लिए कुछ भी वातावरण तैयार नहीं हुआ। ये हमारी अपनी कमज़ोरी है, नेपाल के राजनीतिज्ञों की कमज़ोरी है। उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इंडिया ने अपना फ़ायदा उठाया, अपना सामान एक्सपोर्ट करता रहा है नेपाल को, और नेपाल के साथ अपना एक सुप्रीमेसी, अपना एक डोमिनेटिंग और अपना एक हेजिमनी वो एक साइलेंट रूप से कायम रखा है। ये बात हम बिना झिझक के साथ कह सकते हैं कि इंडिया ने अपना प्रभुत्व बड़े भाई की तरह, एक बिग ब्रदर सिंड्रोम बोलते हैं हम टाइम पे, वो सबको जाहिर है। ये बात, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि कोई बड़ा सा समंदर और एक छोटा सा नदी बह रहा है कहीं पे, तो उसके साथ तुलना तो कर नहीं सकते, लेकिन नदी का अपना अस्तित्व है। जैसे कि नेपाल का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, सार्वभौम सत्ता है, चाहे वो एरिया में जितना भी छोटा हो, और इंडिया का अपना है। तो आपसी दोनों को एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके, एक दूसरे का अस्तित्व को स्वीकार करके आगे बढ़ने में वार्ता से और सौहार्दपूर्ण तरीके से और बिना गाली गलौज के, बिना एक दूसरे को नीचा दिखाए, मीडिया वालों को भी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत सावधानी। मीडिया है जो आवाम को भड़का देगा, उसकी बातें वो आग की लपटों की तरह, जंगल की आग की तरह फैल जाता है। तो है क्या, संयम रख के, फैक्ट्स पे बेस होके, दोनों देशों को आपस में, दोनों देशों की जनता के लिए, भलाई के लिए और अपने प्रोग्रेस, और पूरा साउथ एशियन रीजन में, साउथ एशियन रीजन सार्क तो बना था साउथ एशिया में पीस, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए बना था। लेकिन सार्क में भी इंडिया का ही दबदबा, इंडिया ही सब कुछ, जैसे यूएन का होता है रोल, दुनिया भर में यूएन है जो कि सबको इक्वालिटी बताता है, लेकिन जो यूएन डिसाइड करता है, अमेरिका डिसाइड करता है, यूएन को बाध्य होना पड़ता है करने के लिए। उसी हिसाब से सार्क में भी जो इंडिया चाहेगा वही चीज़ आखिर में पास होगा। ऐसे ही कुछ वातावरण।
जैसे कि बड़े लोग डोमिनेट करके छोटों को, अपने से कमज़ोर लोगों को, तो ये एक हेजिमनी का जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड इंटर बॉर्डर एंड इंटर नेशन रिलेशनशिप्स, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि दोनों देशों के शासक वर्ग और लीडरशिप और राजनीतिज्ञों का बहुत बड़ा भूल रहा है। स्पेशली हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारे नेता लोग इस बात को प्राथमिकता ही नहीं दी, बस अपने शासन को प्राथमिकता दिए, अपनी पार्टी को दिए, लेकिन नेशन के लिए और आवाम के लिए और यूथ के लिए और इनके लिए कोई भी ठोस कदम उन्होंने अभी तक नहीं चाला हुआ है। ये अफसोस की बात है। अब इसको अंत में जितनी बातें कहें उतना ही कम है, समझने के लिए इशारा का। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों देश मिलकर आपस में अंतर्राष्ट्रीय कानून के बमोजिम अपने सीमा विवाद को आपसी टेबल टॉक करके, बायलैटरल टॉक्स को अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू से, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू से, और अपने जो भी बॉर्डर रिलेटेड एक्सपर्ट्स वगैरह हैं ना, इंटरनेशनल नेशनल एक्सपर्ट्स, दोनों कंट्री के बैठ के, इतिहास साक्षी है, जो प्रमाण हमारे पास है उन सब को मद्देनज़र रखे हुए बात को निर्णय किया जाए। लिव एंड लेट लिव। हम भी चलें अपनी बल पे, आप भी, हम आपको सलाम करें, आप हमको सलाम करो, हम आपको एक देश माने स्वतंत्र, आप हमको मानो। कोई साइज़ की बात नहीं है, जनसंख्या की बात नहीं है, कितना अमीर है कोई देश, ये बात नहीं है। सोवरेनिटी, सार्वभौम सत्ता कोई भी देश के लिए इतना ही मायना रखता है जितना कोई बड़ा से बड़ा मुल्क और बहुत ही अमीर मुल्क। सो इस बात पे मैं अपने देश, हम तो फर्स्ट जनरेशन है जो विदेश आया, उसी देश में पले बड़े, जन्मे पले बड़े, काम किया, एक्सपीरियंस किया, तो इस कंट्री में आए, हम माइग्रेट किए। देश तो हमारा नेपाल ही हम कहेंगे ना। यहाँ भी अगर हम कहें तो यहाँ के सिटीज़न भी अगर हो जाए नेपाली, तो फिर वो नेपाली सिटीज़न होंगे, लेकिन नेपाली अमेरिकन कहलाए, कभी भी अमेरिकन नहीं होंगे। जिस देश से आए हैं फर्स्ट जनरेशन, वो अपने कंट्री का नाम और अमेरिका का नाम जुड़ के नेपाली अमेरिकन के नाम से ही जाने जाएंगे। तो देश के प्रति, नेपाल के प्रति हमारा लगाव, हमारा सद्भाव और हमारा जो एक सौहार्दता है वो कायम रहे, और लोगों को, सबको ये खुशी मिले कि दोनों देश ने मिल करके इस मुद्दे का एक सलाह के साथ एक मिल करके इसको सुलझाया है और शांति बरकरार रखा है दोनों देश के बीच में, और जनता को सफ़र नहीं होने दिया, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, साउथ एशियन रीजन में एक नमूना कायम किया। ये सुनने को मिले हमारे अगले दिनों में, यही मेरा ख्वाहिश भी है। और एक साधारण नेपाली नागरिक के नाते मैं ये अपना विचार आप लोगों को व्यक्त करके मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने शायद इन बातों को पॉजिटिव तरीके से लिया होगा, और यही कहना चाहूँगी, जय नेपाल, जय नेपाल। दोनों देश के नागरिक, दोनों देश के आवाम, लोग मिलजुल कर जो सदियों से बना हुआ संबंध है, जो एक हम बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध, उस संबंध को कायम रखें, और हमारे जैसे कि अच्छे पड़ोसियों के जैसा, जिसका खुला बॉर्डर है, कुछ नियम कानून बने, कुछ कंट्रोल वगैरह ज़रूरी भी है, कुछ एक अमेंडमेंट पहले जो था उसमें अमेंड करके नई बातों को इसमें एक प्रक्रिया के रूप में एक आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि नई बातों का समावेश करना, समय के साथ में चलना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी नेशन ग्रो करता है और गवर्नेंस है जो कि अमेंड करती रहती है अपनी नीतियों को, अपने देश के लिए, सार्वभौम सत्ता के लिए, अपनी जनता की सुविधा के लिए, अपने विकास के लिए, और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ख़ासकर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध को बरकरार रखने के लिए इसलिए ज़रूरी है। और आशा करती हूँ नेपाल भारत संबंध भी पहले से भी अच्छे तरीके से
सारी बातों को बातचीत के दौरान एक हाई लेवल डेलीगेशन में एक टॉक के बाद एक निर्णय पे पहुँचे और अपने संबंधों को एक अच्छी तरह से कायम रख सकें और दोनों देश शांति, सुव्यवस्था और एक दूसरे के लिए कोई बाधा क्रिएट किए बगैर, कोई बाधा पहुंचाए बगैर, कोई क्षति पहुंचाए बगैर अच्छी तरह से अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे। बस यही मेरी उम्मीद है और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, ख्वाहिश है मेरी कि ऐसा कुछ देखने को मिले आगे दिनों में जो देखकर लगे कि वाह, चलो अच्छा हुआ, कुछ टाइम लगा, देर हुआ, दुरुस्त हुआ, दोनों के लिए अच्छा हुआ। इंडिया नेपाल दोनों भाई भाई की तरह, अच्छे पड़ोसी की तरह रहें। बस जय नेपाल, जय नेपाल।